अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक बच्चों। वी आर कमिंग अप विद अ न्यू क्वेश्चन। एक आपके पास सवाल है नसीम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, सितंबर 2010 का। मेरे भाई सवाल तो 10 मार्क्स का है, लेकिन इस रिकॉर्डिंग में मैं आपके सामने सिर्फ सवाल सॉल्व करने नहीं आया। सवाल तो आप सॉल्व करके जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं असल में सवाल को ना डी कोड करने आया हूँ। मैं अक्सर एक बच्चे को बात बोल रहा होता हूँ कि यार पेपर के अंदर ना क्वेश्चन को डी कोड करना इज द मेन गेम। आपने अगर ये काम पूरा करना सीख लिया तो आपका बाकी सब चीज़ें जो है वो आसानी से हो जाएंगी। सवाल की रिक्वायरमेंट को प्लीज़ हम बहुत ध्यान से रीड करेंगे। इस क्वेश्चन में नॉर्मली लोग रीडिंग करते वक्त क्या मिस्टेक जो है वो कर देते हैं। नॉर्मली वो बच्चे जिनको सब आता है, इवन देन दे एंड अप लूजिंग फ्यू मार्क्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आए जरा सवाल को रीड करें विदाउट द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट एंड देन विद द कॉन्टेक्स्ट। कह रहे जनाब, कंप्यूट द सेल्स क्वांटिटी एंड सेल्स वैल्यू required to achieve a targeted increase of 4.5 million in after tax profit। तो सवाल की रिक्वायरमेंट रीड करके अगर आप ये क्वेश्चन पहला सॉल्व कर रहे हैं फिर तो और बात है। अगर आपने पहले ही बहुत सारे पास पेपर सॉल्व जो है वो किए हैं तो ये सवाल देख कर ना बहुत सारे बच्चे इसको आसानी से गेस कर सकते हैं कि सर ये टारगेट सेल्स इन यूनिट्स एंड टारगेट सेल्स इन रुपीस का जो है वो सवाल है, और कंपनी 4.5 मिलियन का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो है वो चाह रही है, तो इसमें टैक्स का भी इशू है और सही है टारगेट सेल्स का सवाल है। हम आराम से पूरा कर लेंगे। सर इस सवाल में एक बहुत छोटा सा आइटम है जिसकी वजह से हमने देखा है क्लास में ना बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। सवाल में आपको बोल रहा है मेरे भाई, रिक्वायर्ड टू अचीव अ टारगेटेड इंक्रीज। इन अदर वर्ड्स एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ कि मुझे 4.5 मिलियन का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट अर्न करना है। इसका मतलब वो आपसे पूरे प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछ रहा, वो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि ये जो मैंने काम बीच में मैं करने जा रहा हूं, अभी मैं सवाल रीड करता हूं, ये काम करने के बाद मैं कितने रुपए का माल बेचूं कि मुझे नया 4.5 मिलियन का प्रॉफिट हो जाए। तो वो पुरानी सेल्स की बात नहीं कर रहा, वो इंक्रीमेंटल सेल्स की बात कर रहा है। आई हैव सेड दिस थिंग मल्टीपल टाइम्स इन माय लेक्चर्स। इस रिकॉर्डिंग के बहाने दोबारा बोलूं कि भाई आप सीवीपी में जितने भी फंक्शंस आपके पास हैं, जितने भी मेथड्स आपके पास हैं, दे आर लाइक टूल्स। यू शुड यूज दीज टूल्स एट योर डिस्पोजल। दीज टूल्स आर एट योर डिस्पोजल टू अप्लाई इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो इस सवाल में ना कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क का सवाल है, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन को रीड करें एंड फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे जनाब, कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स एंड कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। द प्रोडक्शन विल बी कैरिड आउट यूजिंग एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन उसी फैक्ट्री में, उसी मशीन में, हर जगह पर इस्तेमाल करेंगे। कह रहा है हाउएवर the capacity of the machine would have to be increased at a cost of rupees 3 million। कह रहे हैं ऑल दो बिल्डिंग तो वो यूज करेंगे, मशीन भी वो यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा मशीन में ना एक इंक्रीमेंट, मशीन में एक जो है ना वो चीज को ऐड करना पड़ेगा। मशीन की कैपेसिटी को मशीन की कैपेसिटी को जो है वो ऐड करना पड़ेगा, और इस मशीन की कैपेसिटी को ऐड करने में हमारा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है 3 मिलियन का। कह रहा है जनाब, द बजटेड कॉस्ट पर यूनिट। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन एग्जामिनर ने आपको दे दी है पर यूनिट की फॉर्म में। काम की बात ये थी, और ये पर यूनिट इंफॉर्मेशन इसने आपके सामने रखी। अगर आप गौर करें ना, सवाल में दो तरह के रॉ मटेरियल हैं। एक हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं 1.3 kgs पर 750 पर केजी। एक लोकल माल है, सस्ती क्वालिटी का माल है, 150 रुपए का आधा किलो हम इसके अंदर घोल के जो है इसको मिक्स कर लेते हैं। सर कह रहा है जनाब, लेबर 2 घंटे काम कर रहा है और लेबर का रेट 300 रुपये घंटा है। कह रहा है जनाब, वेरिएबल ओवरहेड का रेट 200 रुपये पर घंटा है। मतलब जब जब लेबर काम करेगा 200 रुपये की कॉस्ट आएगी। सिंपल सी बात है, अगर जब जब लेबर काम करेगा 200 रुपये की कॉस्ट आएगी तो एक यूनिट के अंदर घंटे कितने खर्च हो रहे हैं? 2। तो आपके पास पूरा कॉस्ट कार्ड ऑलमोस्ट बना हुआ है। एक और उसने आपको नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट बताई है, सेलिंग एंड एडमिन वेरिएबल, विच इज 359 पर यूनिट। नीचे कुछ बातें बोल रहा है, अदर रेलिवेंट डिटेल्स आर एज अंडर। कह रहा है जनाब, नेट वेट ऑफ ईच यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट विल बी 1.6। बहुत मजेदार बात है। मैं इस प्रोडक्ट के अंदर इनपुट कर रहा हूं 1.3 और 0.5। मैं इस प्रोडक्ट के अंदर इनपुट कर रहा हूं टोटल 1.8 kgs। ठीक है सर, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 1.8 kgs इनपुट कर रहे हैं और एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि नेट वेट 1.6 kgs का होगा एक पैकेट के अंदर, तो यकीनन 0.2 kg का हमारे पास एक लॉस भी आ रहा है। सही है। आगे बोल रहा है जनाब, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन 5% ऑफ द मटेरियल इनपुट विल एवोपरेट। ये जो 1.8 है इसका 5% तो उड़ जाता है। कह रहा है 5% उड़ता है, सब नहीं उड़ता। जो रिमेनिंग वेस्ट बच जाता है, रिमेनिंग वेस्ट जो मेरे पास बच जाता है, दैट वुड बी डिस्पोज्ड ऑफ एट अ रेट ऑफ 80 रुपये पर केजी। बहुत मजेदार आइटम है। कह रहा है भाई कुछ भाप बन के उड़ जाता है और जो रिमेनिंग वेस्ट है वो बेच देते हैं और बेच के 80 रुपये कमा लेते हैं। इसका मतलब पैसे हमारी जेब में आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन अ वे
ये डिस्पोजल की वजह से जो पैसे हमारी जेब में आ रहे हैं, ये स्क्रैप प्रोसीड मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करेगी। तो सर सवाल में आगे बढ़ने से पहले ज़रा मैं इसकी थोड़ी सी एक मैथ्स कर लूँ। 1.8 केजीज का मैंने इनपुट किया, 1.6 नेट वेट है, और मेरे पास आ रहा है 0.2 केजीज का टोटल लॉस। इस टोटल लॉस के बारे में बोल रहा है, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो एवापोरेट हो जाता है, विच इज़ 5%। तो 1.8 केजीज का 5% मेरे पास बनता है 0.09 केजीज। इसका मतलब ये हुआ कि 0.2 केजीज के लॉस में 0.09 तो उड़ गया। तो भैया अगर 0.09 उड़ गया तो मेरे पास रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट जो मैं बेच सकता हूँ वो कितना बचा? सर वो मेरे पास बचा है 0.11। बहरहाल ये मैंने आपको एक छोटा सा इसका जो है वो आइटम आपके पास शो कर दिया है। इसको हम आगे जाकर जो है वो सवाल में ट्रीट कर लेंगे। कह रहा है ये जो 0.11 आपके पास बच रहा है, ये आप 80 रुपये के हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, पैसे आपको मिल जाएंगे। और अगर आप 80 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 8.80 पैसे फी यूनिट आपकी जेब में जो आ जाता है रद्दी बेच के। याद रखिएगा प्रोसेस में ये कॉन्सेप्ट आपने किया हुआ है। स्क्रैप प्रोसीड आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर रही होती है, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर रही है। आगे कह रहे थे कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट। याद रखिएगा हमें सवाल के अंदर एग्जिस्टिंग प्लांट के अंदर ही काम कर रहे हैं, लेकिन प्लांट की कैपेसिटी को 3 मिलियन से एक्सपेंड भी करना है। द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट इज ₹10 मिलियन। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। सही है भैया, डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस ने बता दिया 10% पर एनम है। कह रहे एडमिन 0.4 में एक छोटा सा मसला, एडमिन एंड अदर फिक्स ओवरहेड अमाउंट टू 150,000 पर मंथ। कह रहा है ये हमारे नॉर्मल फिक्स ओवरहेड्स हैं। इन नॉर्मल फिक्स ओवरहेड में कह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट दीज विल इंक्रीज बाय 170,000 पर मंथ। कह रहे एक 50 के हैं, एक 70 के हो जाएंगे। तो मेरे पास यहां पे इंक्रीमेंटल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट आ रही है तकरीबन 20,000 रुपए की। कह रहे जनाब द मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट 20% ऑफ द फैसिलिटी वुड बी यूज फॉर द न्यू प्रोडक्ट। सर डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट में आपने काम किया हुआ है। जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं तो आप इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मेरे पास ये फिक्स ओवरहेड थे 150 के, अगर प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं तो ये हो जाते हैं 170 के पर मंथ। तो इसका मतलब इंक्रीमेंटल इंपैक्ट आ रहा है 20,000। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये काम करते हैं कि वो ये बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि सर हम 1,70,000 का 20% क्यों नहीं ले रहे? बेटा हम 170 का 20% इसलिए नहीं ले रहे कि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट करेंगे, जब भी हम डिसीजन मेकिंग के अंदर आएंगे तो हम आर्ग्यू ये करेंगे, अगर मैं प्रोडक्ट लॉन्च ना करता तो क्या होता? सर अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च ना करते तो 1.5 लाख रुपए जेब से बाहर जाते। अगर ये नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दे तो 170 आपकी जेब से बाहर जाएंगे। तो प्रोडक्ट लॉन्च करने की वजह से गैप 20,000 का आ रहा है। मैं ये देख रहा हूं कि मेरे डिसीजन लेने की वजह से गैप कितने का आ रहा है। मुझे इससे गर्ज नहीं है कि वो 20% यूज कर रहा है, 30% यूज कर रहा है। जैसे ही कैपेसिटी एक्सपेंड होगी वैसे ये 20,000 मेरी जेब पर एक नया बोझ आ जाएगा। आगे बोल रहा है जनाब द कंपनी फिक्स इट सेलिंग प्राइस एट अ वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25%। कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर हम 25% जो है वो ऐड करते हैं और हम अपने सेलिंग प्राइस चार्ज कर लेते हैं। और आगे कह रहा है जनाब एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 35%। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मेरे पास बचता है हर 100 रुपये में से 65 रुपये मेरी जेब में आते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट रीड कर रहा हूँ। अगेन दोबारा बताऊँ, इस रिकॉर्डिंग का पर्पज है सवाल को डी कोड करना था। कैलकुलेशन इज वेरी इजी। कह रहा है जनाब कंप्यूट द सेल्स क्वांटिटी एंड वैल्यू रिक्वायर्ड टू अचीव अ टारगेटेड इंक्रीज ऑफ 4.5 मिलियन। कह रहा है ये नया प्रॉफिट कमाना है 4.5 मिलियन का आफ्टर टैक्स, और इस इंक्रीमेंटल प्रॉफिट के लिए मुझे ये बताएं कि जनाब मुझे कितना माल बेचना पड़ेगा। आप सब लोगों को ये बात मालूम है कि आप टारगेट सेल्स निकालने के लिए एक अदद फंक्शन यूज किया करते थे। प्लीज आई एम गोइंग टू मॉडिफाई द फंक्शन। आप इसको अपने हिसाब से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक स्टाइल जो है वो दिखाना चाह रहा हूं कि आपको आइडिया हो जाए। हम आम दिनों में क्या करते थे? आम दिनों में हम ये करते थे, टारगेट सेल्स लेट्स से कि मुझे क्वांटिटी में जो है वो जरूरत है, कितना यूनिट्स बेचने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखा करता था टोटल फिक्स कॉस्ट। सही है, दैट की बात है, मुझे फिक्स कॉस्ट भी रिकवर करनी है। प्लस इसके अंदर मैं ऐड किया करता था टारगेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट सिंपल है तो टारगेट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट सिंपल नहीं है, टैक्स के बाद है, तो इस टारगेट प्रॉफिट की अमाउंट को 1 - T कर दिया करता था, और इस पूरी की पूरी अमाउंट को मैं डिवाइड कर दिया करता था CM पर यूनिट के साथ, या दैट की बात है अगर मैं पैसों में निकाल रहा हूँ तो CM मार्जिन के साथ। लेकिन इस सवाल के अंदर मेरे भाई, इस सवाल के अंदर वो आपसे सवाल में ये पूछ रहा है कि मुझे बताओ, मुझे टारगेटेड इंक्रीज की जरूरत है, मुझे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट चाहिए 45 लाख का नया प्रॉफिट। तो सर अगर वो नया प्रॉफिट की जरूरत है ना, तो मैं इस टूल के साथ खेलूंगा, मैं इस टूल को अपने हिसाब से यूज करूंगा, और मैं यहां पर फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। इट्स नॉट अ न्यू फॉर्मूला, ये इसी का एक फंक्शन है। इसकी वजह से मुझे आइडिया ये हो जाएगा कि मैं नए प्रोडक्ट के लिए किस तरह से काम कर सकता हूं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इंक्रीमेंटल टारगेट सेल्स
मुझे कितनी सेल्स की ज़रूरत है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट के लिए। तो मैं यहां लिखूंगा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, जाहिर सी बात है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, दिस इज इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 1 माइनस टी। ठीक है भाई, और क्योंकि मैंने प्रॉफिट इंक्रीमेंटल लिया है तो मैं फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीमेंटल लूंगा। तो होगा क्या, ये जो फंक्शन मैंने मॉडिफाई किया, मैंने किया क्या, मैंने इंक्रीमेंटल सेल निकालने के लिए ना हर आइटम इंक्रीमेंटल ले लिया कि भाई ये नई फिक्स कॉस्ट है, ये नया प्रॉफिट है, और इन दोनों चीजों को, इन दोनों नई चीजों को मैंने रिकवर करना है इस नए प्रोडक्ट के सीएम पर यूनिट से। तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि इस फिक्स कॉस्ट, नई फिक्स कॉस्ट को और नए प्रॉफिट को इस कंट्रीब्यूशन से रिकवर करने के लिए मुझे कितनी नई सेल जो है वो करनी पड़ेगी। तो आए सारे सवाल को बारी बारी सॉल्व करें। मुझे प्रॉफिट की अमाउंट तो मेरे पास इस सवाल के अंदर है, इतना कोई मसला था नहीं। प्रॉफिट की अमाउंट जनाब मुझे दी हुई है, इसने 4.5 मिलियन इन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। तो अगर मैं बिफोर टैक्स की बात करूं तो ये मेरे पास दोस्त बन जाएगा 65%। और अब मुझे सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है सवाल को पूरा करने के लिए, टोटल फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आए सवाल को बारी बारी पूरा करें। सर मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करने जा रहा हूँ, मैं अब एक सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं सवाल में जनाब सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं सवाल के अंदर आपके पास पहले आसान काम कर लेते हैं सर, पहले हम निकाल देते हैं इस सवाल की फिक्स कॉस्ट। अच्छा जी सर, ज़रा बोर्ड पर आइएगा। सर मुझे सवाल के अंदर क्या बोल रहा है, मैं एक दफ़ा दोबारा सवाल खोलूंगा, अगर आपके पास ये क्वेश्चन है तो आप खोल सकते हैं अपने पास। सर मुझे कह रहा है जनाब ये बजटेड कॉस्ट जो दी हुई है ना, ये सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट के लिए मुझे बोल रहा है जनाब डेप्रिसिएशन है 10% का, लेकिन ये 10% तो हम चार्ज कर रहे थे एग्जिस्टिंग प्लांट पे, ये इसने हमें क्यों दे दिया है। इस नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए मुझे अपनी कैपेसिटी 3 मिलियन से एक्सपेंड करनी पड़ेगी। तो ये 3 मिलियन का जो नया कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे पास हो रहा है, इस 3 मिलियन के कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर मैं 10% चार्ज करूंगा डेप्रिसिएशन। तो एक फिक्स कॉस्ट मेरे पास इस सवाल में आ गई है साल की 3 लाख रुपए। आसान चीज थी। सर दूसरा इस सवाल के अंदर मुझे बोल रहा है जनाब मेरे फिक्स ओवरहेड 1.5 लाख के हैं अभी, अगर प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं तो 170 के हो जाएंगे। तो सर अगर 170 के हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो एडमिन कॉस्ट है, एडमिन फिक्स कॉस्ट, वो 170 हो जाएगी, पहले 150 थी। और ये जो 20,000 रुपये का इंक्रीमेंट आ रहा है ये पर मंथ है, तो मैं इसको प्रोरेट कर दूंगा साल के ऊपर। तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने की वजह से मेरी फिक्स ओवरहेड कॉस्ट के अंदर 540,000 ऐड हो जाएंगे। मैं इसको एहतियातन यहां पर मेंशन कर देता हूं कि दिस अमाउंट इज एक्चुअली नॉट द टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ द कंपनी, दिस अमाउंट इज द इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। तो मेरे पास इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट भी आ गई है, मेरे पास इंक्रीमेंटल प्रॉफिट भी आ गया है। अब मुझे सिर्फ सीएम पर यूनिट की जरूरत है। तो मैं एक वर्किंग अपने पास और सॉल्व कर देता हूं, जिस वर्किंग के अंदर मैं मेरे भाई इसका जो है वो कॉस्ट कार्ड अपने पास बना देता हूं। कॉस्ट कार्ड बनाऊंगा तो मेरे पास सीएम आ जाएगा सर। अच्छा जी चलें सारे सवाल को आगे बढ़ाएं। हमारे पास फिक्स कॉस्ट हो गई है, अब हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है, ऑब्वियसली दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। इस वेरिएबल कॉस्ट को भी जल्दी से जो है वो पूरा कर लें मेरे भाई। वेरिएबल कॉस्ट के लिए एक दफ़ा हम लोग दोबारा से सवाल की तरफ जाएंगे और सवाल में देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है। सर सवाल में मुझे कह रहा है जनाब हमारे पास मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, एक इम्पोर्टेड और एक लोकल। 1.3 इंटू 750, ये मेरे पास हो गया 975, ये मैं यहीं पे नोट कर लेता हूँ। और फिर मैंने आधा किलो लोकल मटेरियल यूज़ किया, ये तो 75 रुपये हो गया, 600 रुपये ये हो गया, 400 रुपये ये हो गया, 200 इंटू 2 और 359 ये मेरे पास आ गया। सर ये सारी कॉस्ट जब मैं ऐड अप करूँगा मेरे भाई तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2409। सर मैं अपने कॉस्ट कार्ड में गया और यहाँ मैंने ये सारी वैल्यूज़ जो है वो प्लॉट कर दी। मटेरियल मेरे पास 975 का था इम्पोर्टेड, और लोकल मटेरियल मेरे पास 75 रुपये का था, लेबर मेरे पास 600 का था, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड मेरे पास 400 रुपये के थे, और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड मेरे पास 359 के थे। सर ये सब मिला के मेरे पास 2409 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में आपने एक चीज़ सीखी थी कि जो स्क्रैप प्रोसीड्स होते हैं ना वो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर रहे होते हैं। तो टोटल इनपुट एक दफ़ा दोबारा से आखिरी दफ़ा 1.8 था, नेट वेट 1.6। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो एक्चुअल लॉस है दैट इज़ 0.2। इस 0.2 में कह रहा है 5% एवोपरेट हो जाएगा, तो 1.8 का 5% बन गया 0.09।
तो 0.2 में से अगर 0.09 एवोपरेट हो गया तो मेरे पास सॉलिड लॉस बचा 0.11 का। ये 0.11 का लॉस मैं जब 80 रुपये के हिसाब से बेचूंगा तो मेरी जेब में 8.5 आएंगे और ये 8.5 रुपये मेरी कॉस्ट को कम करेंगे। तो मैं इसमें से स्क्रैप को माइनस कर लूँगा। ये 8.8 मेरी कॉस्ट को कम कर रहे हैं, -2409, ये बन गया 2420 पैसा। 20 पैसा आप छोड़ दें सर, ये मेरे पास 2400 की कॉस्ट आ गई है। अब मुझे कंपनी ने बोला जनाब सीएम मार्जिन जो आपके पास हो, जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो वेरिएबल कॉस्ट का 25% होगा। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट का 25% होगा तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि 2400 का 25% बनता है 600 रुपये, जिसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर अपने पास एक कॉस्ट कार्ड छोटा सा बना दूं यहाँ पर, तो वो कॉस्ट कार्ड कुछ यूँ बनेगा कि मैं इस आइटम को 2400 का बना रहा हूँ और इस 2400 रुपये के लिए 25% मुझे सीएम की ज़रूरत है वेरिएबल कॉस्ट का 600 रुपये। तो सेलिंग प्राइस मेरे पास यकीनन ऑलमोस्ट 3020 पैसे की हो जाएगी, लेकिन मैंने 20 पैसे को राउंड ऑफ कर दिया। नाउ सर बैक टू द क्वेश्चन, मेरे पास सवाल में फ़िक्स कॉस्ट भी आ गई है इंक्रीमेंटल। इस फिक्स कॉस्ट को मैं यहाँ पर फेंक देता हूँ सर। फिक्स कॉस्ट मेरे पास सवाल में आ रही है 540,000 और इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट 540 की है। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट इतने का है और कंट्रीब्यूशन भी मेरे पास आ गया है। मैं सवाल में कंट्रीब्यूशन भी फेंक देता हूँ जो आ रहा है 600 रुपये पर यूनिट। और ये सारी वैल्यूज़ अपने पास जब कैलकुलेटर में पंच करने जाता हूँ दोस्त, तो पहले मैं आफ्टर टैक्स प्रॉफिट निकाल दूँ। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बन रहा है ऑलमोस्ट 6.923 मिलियन का। इसमें 5,40,000 के फिक्स कॉस्ट है और इसको डिवाइड करेंगे 600 से, तो मेरे भाई मेरे पास इंक्रीमेंटल टारगेट सेल्स आ रही है यूनिट्स के अंदर 12,438 यूनिट्स। ठीक है जी सर, ये मेरे पास कॉस्ट आ गई है। ये मेरे पास नए यूनिट्स आ गए हैं। ये यूनिट अगर मैं बेचूंगा तो मेरी कॉस्ट जो है वो पूरी हो जाएगी, मेरा प्रॉफिट पूरा हो जाएगा। थैंक यू।